एवरीवन। सो बच्चा, आज की जो हमारी क्लास है वो है डेटा सफिशिएंसी क्वांट्स बेस्ड। तो इस क्लास में बच्चा मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप सभी ने डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग बेस्ड जो है वो अटेंड की हुई है, और अब हम आज जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे डेटा सफिशिएंसी क्वांट्स बेस्ड पे। दूसरी चीज़ बच्चा, एक चीज़ याद रखिएगा, आज वाली क्लास में और रीजनिंग बेस्ड वाली क्लास में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि रीजनिंग बेस्ड वाली क्लास में हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वांट्स बेस्ड वाली क्लास में जो है वो हम क्वांट्स के बेस पे जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। अब इसमें भी सबसे पहले, जैसे आप लोगों के पास वर्कशीट है डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 1 to 15, हर क्वेश्चन के आगे 2 स्टेटमेंट्स गिवन होती है, और उन 2 स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जो है वो आपको आगे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा तो ए ऑप्शन विल बी द आंसर, सेकंड से आ जाएगा तो बी विल बी द आंसर। दोनों को कंबाइन करके आएगा, और कंबाइन किस केस में करते हैं, जब आंसर दोनों से इंडिविजुअली नहीं आ रहा, तो सी विल बी द आंसर। दोनों स्टेटमेंट्स के इंडिविजुअली आंसर आ रहा है, देन बी विल बी द आंसर, और ई कब आंसर होगा, जब आंसर आ ही नहीं सकता, राइट। सो इसमें मेरा सजेशन जो है वो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5t² प्लस 8q² डिवाइडेड बाय pq। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है दैट p/q इज 3/5, और सेकंड स्टेटमेंट में हमें गिवन है दैट 2p इज इक्वल्स टू q प्लस 5। अब मुझे बताना है आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे और चेक करेंगे आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट p की वैल्यू है 3x, q की वैल्यू है 5x। अभी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 इंटू 3x होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5x होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 3x इंटू 5x। अब बच्चे क्वांट्स के केस में पूरी की पूरी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम देखेंगे कि मेरा आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। अब देखिए, जब मैं सॉल्व करूंगी तो जो न्यूमरेटर है वो भी x² की टर्म्स में आएगा, जो डिनोमिनेटर है वो भी x² की टर्म्स में आएगा। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। तो दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट से अगर मैं p की वैल्यू फाइंड आउट करूं, वो मेरे पास आ जाएगी q प्लस 5/2। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 इंटू q प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 8q² डिवाइडेड बाय q प्लस 5/2 इंटू q। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरे पास आएगा वो आएगा न्यूमरेटर इन द टर्म्स ऑफ q² q एंड कांस्टेंट, डिनोमिनेटर इन द टर्म्स ऑफ q² एंड q। अब मुझे बताइए क्या इस स्टेटमेंट में से मैं q को एलिमिनेट कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स मेरे पास ये जो आंसर आएगा वो वेरिएबल फॉर्म में आएगा, एक कांस्टेंट आंसर नहीं आ सकता। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द वैल्यू, मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो इसमें जो आंसर है वो सेकंड स्टेटमेंट से q की फॉर्म में आएगा। तो दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है, बट सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, दैट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग स्टेटमेंट 1 alone but cannot be answered using statement 2 alone। क्लियर? ये समझ में आया बच्चे सभी को, राइट। सो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बच्चे बिल्कुल इसी तरह से हैं। सो आप लोग क्या करेंगे, 2 to 5 क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज करके 2 to 5 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देन यहाँ से वेरीफाई कीजिए, राइट। तो चलिए अब हम सेकंड टू फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके जैसा सा, बस डिफरेंस क्या है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5t² प्लस 8q², और ऑप्शंस में गिवन है दिस। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट से बात करूं, फर्स्ट स्टेटमेंट से p 3x q 5x, जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी p 3x एंड q 5x, जब हम बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरे पास आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ x² रहेगा, मतलब एक कांस्टेंट आंसर नहीं आ सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता। सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट से p की वैल्यू आ जाएगी q प्लस 5/2। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 5 ऑफ q प्लस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 8q²। बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज हैं वो आएंगी इन टर्म्स ऑफ q² q एंड कांस्टेंट। अगेन वेरिएबल फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आ सकता।
तो हमने पढ़ा है जब दोनों स्टेटमेंट से आंसर नहीं आता तो हम उन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, कंबाइन। तो यहाँ पे हम दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे, p की वैल्यू 3x, q की वैल्यू 5x, सेकंड स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो p 3x, q 5x। तो यहाँ से देखिए बच्चा 6x माइनस 5x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अगर x 5 आ गया तो p आ जाएगा, p जो था हमारे पास 3x, 3 × 5 15, q आ जाएगा, q था हमारे पास 5x, 5 × 5 25, p एंड q आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 5 × 15 स्क्वायर प्लस 8 × 25 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मेरे पास एक कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स दोनों को कंबाइन करके मेरे पास आंसर आ रहा है। तो मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सो मुझे दैट मीन्स सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन। क्लियर? आई होप मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पूछी गई है। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में मुझे एक चीज ध्यान रखिए, थर्ड क्वेश्चन में जैसे आपको कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इज मींस सिंगुलर, इज जो है वो सिंगुलर के साथ होता है। तो दैट मींस बच्चे इस केस में मुझे जो है वो x की सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 2 and 3, और जब मैं सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 2 and 2। अब मुझे बताइए इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन x की वैल्यूज दोनों स्टेटमेंट से आ रही है, बट क्या ये क्वेश्चन की नीड को पूरी कर रहा है। क्वेश्चन में कहा गया था सिंगल वैल्यू ऑफ x, दोनों से दो वैल्यूज आ रही है। बट फर्स्ट केस में फर्स्ट स्टेटमेंट से 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, और सेकंड केस से 2 वैल्यूज तो आ रही है बट दोनों सेम वैल्यूज आ रही है। तो दैट मीन्स मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है बट फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट से 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, सेकंड स्टेटमेंट से 2 वैल्यूज आ रही है बट दोनों सेम आ रही है। तो दैट मीन्स इससे मैं कह सकती हूँ कि x की वैल्यू 2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2। तो वो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट के थ्रू ही कहा जा सकता है। तो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग स्टेटमेंट 2 अलोन। राइट एवरीबॉडी? आई होप बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे गए। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी वैल्यूज कैन x है, x की टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं, 99 तक। सो 10 to 99 क्या वैल्यूज काउंटेबल है? कितनी वैल्यूज है ये, 90। तो दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है हाउ मेनी वैल्यूज कैन x है, x हैज 90 वैल्यूज, 10 to 99 इज 90 वैल्यूज। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 11, दैट मींस 11 22 अप टू कहां तक इनफाइनाइट नंबर्स हो गए बच्चा ये तो, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर, कोई कांस्टेंट नहीं है। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, तो ये तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो 11 से डिविजिबल है। तो इस केस में x की कोई एक जो है पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी। इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स है 90, सेकंड के केस में कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आ रहे। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। दैट आंसर कैन बी गिवन यूजिंग स्टेटमेंट 1 अलोन। दैट एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आइए। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। 10 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ द नंबर इज 30 and 20, मतलब लोएस्ट नंबर इज 20, हाईएस्ट नंबर इज 30। सो 20 to 30 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी होगी, 11 नंबर ऑफ टर्म्स होगी, और मुझे एवरेज इसका फाइंड आउट करना है 10 नंबर्स का। तो मुझे बताइए 20 से लेकर 30 तक कौन सी टर्म को आप छोड़ोगे। अगर मैं 20 छोड़ के 21 to 30 का एवरेज निकालती हूँ वो डिफरेंट आता है, 21 छोड़ दो 20, 22 to 30 डिफरेंट आएगा। मतलब बच्चे जिस भी एक टर्म को आप छोड़ोगे हर बार एवरेज डिफरेंट आएगा। तो फर्स्ट केस में मेरे को नहीं पता कि हमने कौन से 10 नंबर्स को यूज करके एवरेज फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता। अब इसी तरह से अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ तो सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया हाफ ऑफ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 25। 10 नंबर्स है, हाफ ऑफ द नंबर्स मतलब मैं 5 नंबर्स की बात कर रही हूँ।
5 नंबर्स 25 से बड़े हैं, तो दैट मीन्स 25 से बड़े हैं, 26 से लेकर इनफाइनाइट जितने मर्जी हो सकते हैं, और बाकी 5 नंबर की तो बात ही नहीं की गई, तो इसमें भी एवरेज नहीं आ सकता। दोनों से आंसर नहीं आया तो दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके मुझे पता है रेंज है 20 to 30, सेकंड से पता लग रहा है 5 नंबर 25 से बड़े हैं, मतलब 5 नंबर से कम हो गए 26, 27, 28, 29, ये 5 नंबर तो ये ही है। अब और 5 नंबर चाहिए तो मेरे पास बचे 20 to 25, 6 नंबर्स बचे। इन 6 नंबर्स में से मैं कौन से 5 नंबर लूँगी? प्रॉब्लम तो वही रही, एक नंबर एक्स्ट्रा है, तो कंबाइन करके भी आंसर नहीं आया। तो जब कंबाइन करके भी आंसर नहीं आता बच्चे, तो उस केस में हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ई, दैट आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? आई होप बच्चा फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गए थे। नेक्स्ट अब आप लोगों को ट्राई करने हैं 6 to 10 क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चंस एंड देन कम फॉर द डाउट्स। चलिए तब तक हम क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चा। 6th क्वेश्चन में आपको कहा गया है हाउ मेनी फैक्टर्स कैन एक्स हैव? फैक्टर्स सभी को पता है क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर लेस देन 5 मतलब मेरे पास x की वैल्यू है 1, 2, 3, 4। अब इसके फैक्टर्स बताने हैं कितने हैं। 1 के कितना फैक्टर होते हैं? 1, 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2, 2 and 1, 3 के भी कितने फैक्टर्स होते हैं? 2। तो बच्चा कॉन्ट्रडिक्शन देखो यहीं पर आ गई। अगर मैं x की वैल्यू को 1 अज्यूम करती हूँ तो उसका एक फैक्टर है, अगर मैं x की वैल्यू को 2 अज्यूम करती हूँ तो उसका 2 फैक्टर है। तो मैं क्या करूँगी? आंसर क्या होगा? 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 4 के केस में तो 3 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स। मतलब एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे पास नहीं आ रहे। मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर नहीं आ सकता। नाउ सेकंड स्टेटमेंट की तरफ अगर हम मूव करें तो सेकंड स्टेटमेंट के केस में x इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है जो भी प्राइम नंबर है उसके हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। हमेशा 2 ही फैक्टर्स होते हैं और मुझसे नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात की गई है, तो दैट मीन्स इस केस में मेरा आंसर क्या होगा? 2। प्राइम नंबर है तो उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। उन्होंने पूछा हाउ मेनी फैक्टर्स कैन x हैव? x हैव 2 फैक्टर्स डिस्पाइट ऑफ द नंबर। So that means second statement से मेरा आंसर आ गया, that is option B. Clear? 7th क्वेश्चन। 7th और 8th क्वेश्चन बहुत ही जो है वो समझ के करने वाले क्वेश्चन है। माया बहुत अच्छे से हुआ इस क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन में कहा गया है इज x अ प्राइम नंबर? क्या x एक प्राइम नंबर है? तो बच्चे देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ क्या आपने अलजेब्रा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे यस, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे नो। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर होगा इधर यस और नो। तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया क्या x एक प्राइम नंबर है, तो आंसर होना चाहिए या तो इन द फॉर्म ऑफ यस या इन द फॉर्म ऑफ नो। तो देखिए 7th क्वेश्चन में जब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करती हूँ 3x = x + 12, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को बच्चे सॉल्व करके हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आती है 6। क्या 6 एक प्राइम नंबर है? नो, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। आंसर आ गया? आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं? आंसर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि नो आ रहा है। बच्चे चाहे यस हो चाहे नो हो आंसर तो मिल रहा है, राइट? अब आंसर किस केस में नहीं आएगा? जब x की 2 वैल्यूज आ रही है जिसमें से एक प्राइम नंबर है एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो मैं नहीं कह सकती कि x प्राइम नंबर है या नहीं है, वो दोनों। उस केस में आंसर नहीं आएगा। अगर मेरा आंसर इन द फॉर्म ऑफ नो या इन द फॉर्म ऑफ यस आ रहा है तो मेरा आंसर आ सकता है। क्लियर? सो सेकंड स्टेटमेंट इज x² - 5x + 6 = 0। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी, x की 2 वैल्यूज आएंगी 2 and 3। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। यस, x इज अ प्राइम नंबर। इस केस में भी आंसर आ रहा है, दोनों केसेस में आंसर आ रहा है। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आई होप बच्चा क्लियर है। जब यस या नो की फॉर्म में आंसर आ रहा है तो दैट मीन्स आंसर आ रहा है। इसी तरह से एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फर्स्ट स्टेटमेंट में x² - 6x + 8 = 0। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2 and 4। अब इसको ध्यान से देखिए 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यस नो दोनों ही मैं कह भी सकती हूँ नहीं भी कह सकती। तो इस केस में मेरा आंसर नहीं आ रहा, आई एम नॉट श्योर। सेकेंड केस में x² -
-5x + 4 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 and 4। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। तो यस आंसर आ रहा है नो, x इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आ गया। और अगर सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आ गया तो मेरे 8th क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। 8th क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। आई होप बच्चा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्लियर है यहाँ पर। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन इज x एन इवन नंबर? क्या x एक इवन नंबर है? अब बच्चे 9th क्वेश्चन में अभी उन्होंने पूछा कि क्या x एक इवन नंबर है? आंसर yes या नो की फॉर्म में होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, x when divided by 3, जब हम x को 3 से डिवाइड करते हैं, इट गिव्स एन इवन क्वेश्चन। इवन क्वेश्चन जाता है विद जीरो रिमाइंडर। मतलब x को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 into इवन प्लस 0, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मतलब x की वैल्यू क्या है? 3 into इवन नंबर। ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर ऑलवेज गिव्स यू एन इवन नंबर, सो दैट मींस x इज एन इवन नंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आया यस x इज एन इवन नंबर, दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है। सिमिलरली अगर सेकंड की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि 3x है वो ऑड इंटीजर है, 3 ऑड है। अब ऑड नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि ऑड ही आंसर आए? ऑब्वियसली ऑड नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा। तो यहाँ से भी x जो है वो ऑड नंबर है, दैट मींस आंसर आ रहा है नो, x इज नॉट एन इवन इंटीजर, x इज एन ऑड इंटीजर। तो सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता। तो दैट मींस इस केस में मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आंसर क्या है? सॉरी सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर आ रहा है नो, x इज नॉट एन इवन इंटीजर बट x इज एन ऑड इंटीजर। मतलब आंसर आ गया नो, x इज नॉट एन इवन इंटीजर, राइट। दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, राइट। एवरीबॉडी 9th क्वेश्चन क्लियर सभी को? 10th क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में बच्चा आपको कहा गया है फाइंड द 2 डिजिट नंबर। मुझे 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। सो 2 डिजिट नंबर उसको हम क्या एज्यूम करते हैं? xy, y at 1's place, x at 10's place। तो इससे मेरे पास नंबर क्या बन जाएगा? 10x plus y at 1's place, x at 10's place। पर जब हम इस नंबर को इंटरचेंज करेंगे मतलब yx, तो उस केस में नंबर क्या बन जाएगा? 10y plus x। ये है ओरिजिनल नंबर, ये है इंटरचेंज नंबर। अब इसके बेसिस पे देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे नंबर फाइंड आउट करना है, x y की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, दैट मींस 10y plus x इज 6 लेस देन डबल द ओरिजिनल नंबर। को डबल द ओरिजिनल नंबर से जो है वो 6 लेस। अब एक इक्वेशन है x एंड y, दो वेरिएबल है, x एंड y की वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती। फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस के डिजिट से ट्वाइस है, y is 2x। और ये इस केस में भी दो वेरिएबल इक्वेशन आंसर नहीं आ सकता। दोनों से इंडिविजुअल आंसर नहीं आ सकता। अब टर्न क्या है? दोनों को कंबाइन करने की। y की वैल्यू अगर मैं 2x यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी, और अगर x आ गया तो y भी आ जाएगा। तो दैट मीन्स इस केस में मेरे पास आंसर कैसे आएगा? दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो चाहिए। दो इक्वेशन मतलब दोनों को कंबाइन करके जो है वो मेरे पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर एवरीबडी? सो सॉरी, वो ऊपर से आपको नज़र नहीं आ रहा था। अब बच्चे मैंने वो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। सो अब 11 to 15 क्वेश्चंस बच्चा आप लोग जो है वो 11 to 15 क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। देखिए 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक ड्रॉर है जिसमें 3 कलर की सॉक्स हैं, रेड ग्रीन एंड येलो। एक सॉक्स को निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो येलो है। फर्स्ट केस में 30 सॉक्स हैं ड्रॉर में, आंसर नहीं आ सकता। सेकेंड, येलो टू ग्रीन टू रेड का जो रेशो है वो है 1:3। अब देखिए येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जितनी की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 + 2 + 3 6। तो सेकंड स्टेटमेंट से मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। सो 11th क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग टुवर्ड्स
12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में कहा गया है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो हमें गिवन है 5:2। कितना वाटर इसमें ऐड किया जाए सो दैट ये रेशियो बन जाए 5:3। फर्स्ट स्टेटमेंट 3 लीटर वाटर अगर हम इसमें ऐड करेंगे px 3 लीटर वाटर ऐड किया तो रेशियो बन गया 2:1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है, वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क सेम रहेगा। फर्स्ट केस में मिल्क है 5/7x, सेकेंड केस में मिल्क है 2/3 ऑफ x प्लस 3। तो यहाँ से देखिए 15x इज इक्वल्स टू 14x प्लस that comes out to be 14 into 3 42। तो यहाँ से बचे x की वैल्यू आ जाएगी 42। अब x 42 आ गया तो देखिए मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो था 5:2। टोटल सॉल्यूशन 42 का मतलब है 12। अब इसमें उन्होंने पूछा है कितना लीटर 30 मिल्क वाटर 12, कितना लीटर वाटर ऐड किया जाए सो दैट रेशियो बन जाए 5:3। तो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, टोटल मिल्क भी ऑलरेडी गिवन है, टोटल मिक्सचर इज 70। 5:2 की रेशियो है, टोटल मिक्सचर इज 70 मतलब ये 50 ये 20। अब इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए सो दैट रेशियो बन जाए 5:3। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर आ सकता है, दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, राइट। क्लियर एवरीवन? ये मिक्सचर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था। 13th क्वेश्चन में बच्चा आपको कहा गया है द सन्स प्रेजेंट एज इज 1/3 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। सन की जो प्रेजेंट एज है वो किसके इक्वल है? 1/3 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन? फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए 5 साल पहले सन की एज x - 5, फादर की एज x - 5। 5 years ago the ratio of son's age to father's age is 7:2। अब बच्चा यहाँ से मुझे पता है फादर की जो एज है इसके इक्वल है 3 ऑफ सन की एज के। तो फादर की वैल्यू 3 है, सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सन की एज जो है वो मेरे पास आ जाएगी और मुझे सन की एज ही फाइंड करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बच्चे मैं बार-बार कह रही हूँ इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। नाउ सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलें। आफ्टर 5 years 5 साल बाद मतलब सन की एज x+5, फादर की एज x+5, द रेशियो ऑफ सन्स एज टू हिज फादर्स एज विल बी 8:3। यहाँ पे भी फादर की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सन की एज आपके पास आ जाएगी। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर आ जाएगा और अगर सेकंड स्टेटमेंट से भी आ गया, फर्स्ट से भी आंसर आ गया तो 13th क्वेश्चन का बच्चे आपके पास जो है वो आंसर बन जाएगा 13th क्वेश्चन का डी ऑप्शन। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, राइट। 14th क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल हमें फाइंड करना है। और 14th में फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम चलें द रेशियो ऑफ द एरिया टू इट्स सर्कमफ्रेंस इज ग्रेटर देन 7। एरिया होता है πr², सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। ये है ग्रेटर देन 7। r से r कैंसिल, I से pi कैंसिल, मींस r इज ग्रेटर देन 14, बट 14 से बड़ा 15, 16, 17 कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता। सेकंड स्टेटमेंट इज डायमीटर इज लेस देन 30। डायमीटर किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस इज लेस देन 32। दैट मींस रेडियस इज लेस देन 16। क्लियर? 16 से छोटा 15, 14, 15 कुछ भी हो सकता है। दोनों से आंसर दिया है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी बनेगी दैट रेडियस जो है वो 14 to 16 के बीच में लाया करता है। बट कहीं पे भी बच्चा, अब मोस्टली बच्चा कहेंगे 15 विद आंसर, बट कहीं पे भी ये गिवन नहीं है कि जो रेडियस है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। इंटीजर भी तो हो सकता है 14.1, 14.2, 14.3, जैसे मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं तो दोनों को कंबाइन करके भी आंसर नहीं आया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ई, राइट। अगर नेचुरल नंबर का होता तो 15 आंसर होगा, फिर मेरा आंसर आ जाता। ठीक, और 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15th क्वेश्चन में बच्चे कहा गया है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय नेहा इन 3 एग्जाम्स टेकन बाय हर। एवरेज परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं कि नेहा ने कितने मार्क्स
स्कोर किए, कितने परसेंटेज स्कोर किए इन 3 मार्क्स। फर्स्ट 50%, 65%, 70% आए तीनों सब्जेक्ट्स में, बट तीनों का टोटल मार्क्स नहीं पता कि तीनों के टोटल मार्क्स 100 थे, सेम थे या अनइक्वल थे। अगर अनइक्वल थे तो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकती। फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे टोटल मार्क्स के बारे में नहीं बताया गया कि तीनों सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो सेम थे या नहीं थे। सेकेंड केस में ऑल टेस्ट कैरी इक्वल मार्क्स, लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं पता। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, तीनों में परसेंटेज है 50, 65, 70 और तीनों का परसेंटेज जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सेम है। अगर मैक्सिमम मार्क्स सेम है तो डिवाइड बाय 3 करके आंसर आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप सभी को 1 to 15 क्वेश्चंस क्लियर है। अब इसके आगे हम जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसमें 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने रीजनिंग बेस्ड पे भी किए हुए हैं जिसमें हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस आते थे, राइट। पहली टाइप थी बच्चा उसमें से जिसमें हमें स्टेटमेंट को यूज़ करके जो है वो देखना होता था कि किस स्टेटमेंट को यूज़ करके आंसर आ रहा है। दूसरी टाइप होती थी कि जिसमें हमें देखना होता था कि किस स्टेटमेंट को छोड़ के आंसर आ रहा है, राइट। तो देखिए सबसे पहले 16 to 20 क्वेश्चन में आते हैं जिसमें हमें कहा गया कि ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिक्वायर्ड। सो 16 क्वेश्चन में आप लोग बताऊँगी, 17 to 20 आप लोग ट्राई करेंगे। देखिए 16th क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई के इनकम का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है एक्स अर्न्स 3000 मोर देन वाई, एक्स की जो अर्निंग है वो वाई की अर्निंग से 3000 ज़्यादा है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, सेविंग्स की जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, 5:4 के इक्वल है। और थर्ड में आपको कहा गया है एक्स एंड वाई की इनकम का जो सम है वो 37,000 है, राइट। अब मुझे इनकम का रेशियो फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़ मैंने आपको कही थी 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम हमेशा ऑप्शंस के थ्रू भी ट्राई करते हैं। अब देखिए इसमें से सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, ऑप्शन ए ओनली सही है। सेविंग्स की रेशियो भी बना है, इनकम की रेशियो फाइंड आउट हो सकती है, नहीं हो सकती। ए ऑप्शन से आंसर नहीं आ सकता। बी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड को कंबाइन करेंगे। फर्स्ट से हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस वाई इज 3000। अब देखिए x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं x एंड y की जो वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ। और अगर मैं x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर सकती हूँ, इनकम आ जाएगी, वहाँ से उनका रेशियो आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन से बच्चा मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ओनली थर्ड। अब और कोई ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत है, एनी सेट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स हम ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करके आंसर नहीं बन रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। क्लियर। सो वीडियो को पॉज करके बच्चा 17 to 20 क्वेश्चंस ट्राई कीजिए एंड देन हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में कहा गया था व्हाट इज द एज ऑफ बी। बी की एज जो है वो हमारे पास क्या है। तो बच्चा एक चीज ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट 1 में दिया गया है ए और बी की एजेस का जो रेशियो है वो है 2:3। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें दिया गया है डिफरेंस ऑफ एज एंड बीज एज इज 16 ईयर्स। और थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया गया है आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद बी विल बी 16 ईयर्स ओल्डर देन ए। बी जो है वो ए से 16 ईयर्स ओल्डर है। ये 3 इक्वेशंस बन रही है। अब एज ऑफ बी फाइंड करना है। ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करके ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3x। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंस का आ जाएगा तो b बड़ा है तो ऐसे आ जाएगा, 3x माइनस 2x इज 16, सो x कम्स आउट टू बी 16। x की वैल्यू 16 आ गई आपके पास, तो आप जो करो यहाँ से b का जो एज है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन से हमारा आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2। अब बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन है हमारे पास बोथ 1 and 3। ए की एज 2x, बी की एज 3x। यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ए और बी दोनों से आंसर आ गया, तो मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, इधर ए और बी, या तो ए आंसर है या बी आंसर है। आई होप क्लियर है बच्चों। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में आपको कहा गया 20 sweets are distributed among boys and girls such that each girl gets 2 sweets and each boy gets 3 sweets, and what is the total number of boys and girls? फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको कहा गया है
नंबर ऑफ गर्ल्स इज नॉट मोर देन 5, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स या तो लेस देन इक्वल टू 5 होगी। सेकेंड, अगर हर गर्ल को 3 स्वीट्स मिले एंड हर बॉय को 2 स्वीट्स मिले, तब भी जो नंबर ऑफ स्वीट्स है वो सेम रहती है। थर्ड, नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से लेस है। अब यहाँ से देखिए, देखते ही पता लग रहा है कि जो क्वेश्चन में गिवन है और जो सेकंड स्टेटमेंट है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँगी तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होगा कि मैं ओनली सेकंड से जो है वो अपना आंसर फाइंड आउट कर सकती हूँ। दैट मीन्स बी ऑप्शन से मेरा आंसर आ सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम सी ऑप्शन की तरफ चले, सी ऑप्शन क्योंकि इधर बी और सी आंसर हो सकता है, तो सी ऑप्शन में हमारे पास बोथ 1 and 3 मतलब फर्स्ट एंड थर्ड को कंबाइन करना है। फर्स्ट में आ गया नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो लेस देन या इक्वल टू 5 है, व्हिच मींस नंबर ऑफ गर्ल्स 1 2 3 4 5, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स जो इतनी है, हर गर्ल को 2 स्वीट्स मिल रही है, तो गर्ल्स को कितनी स्वीट्स मिली? एक गर्ल है तो 2 स्वीट्स मिली, 2 गर्ल्स थी तो 4 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3 गर्ल्स थी तो 6, 4 थी तो 8, 5 थी तो 10। अब अगर इतनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो रिमेनिंग स्वीट्स हमारे पास जो है वो कितनी रह गई? टोटल 20 स्वीट्स थी, 20 में से 2 गए 18, 4 16 14 12 10। अब देखिए मुझे ये पता है यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज आ सकते हैं क्योंकि हर बॉय को 3 स्वीट्स मिल रही है, टोटल स्वीट्स है 18, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? 6। अब यहाँ से देखिए गर्ल्स लेस देन बॉयज कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है 16। सेकेंड, और एक चीज और देखिए, अगर इनमें से और भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो फर्स्ट एंड थर्ड से आंसर आ जाएगा क्योंकि उससे एक सिंगल आने वाली। अब स्वीट्स बचे 16, हर बॉय को 3 स्वीट्स मिलनी चाहिए, तो ये तो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो सकती। सेम 14 के केस में भी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। 12 स्वीट्स बची, हर बॉय को 3 स्वीट्स मिल रही है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? 4। बट इस केस में गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल हो गए, बट गर्ल्स जो है लेस होनी चाहिए थी बॉयज से, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्वीट्स 10 डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कितनी 10 होगी तो 10 की 3 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही आंसर आया, गर्ल 1 बॉय 6। तो मतलब सी ऑप्शन से भी आंसर आ गया, और अगर सी ऑप्शन से आंसर आ गया तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? ऑप्शन बी, ईदर बी और सी। क्लियर? समझ में आया सबको? नेक्स्ट 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? ये सेम क्वेश्चन बचा हमने 10th क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसके जैसा ही है। अब इस केस में मान लीजिए 2 डिजिट नंबर इज xy, तो आपके पास ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10x + y, और इंटरचेंज नंबर जो है वो रिवर्स हो जाएगा yx, वो हो जाएगा 10y + x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट में द डिजिट इन 10th place is thrice the digit in units place. Second statement, sum of digits is 8. Third statement, number obtained by interchanging the digits, that means 10y + x, is 36 less than the original number. 36 less है original number से, मतलब प्लस 36, ये आपस में इक्वल होंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था x and y 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मुझे 2 स्टेटमेंट्स चाहिए। अब वो 2 स्टेटमेंट्स फर्स्ट सेकंड भी हो सकती है, सेकंड थर्ड भी हो सकती है, फर्स्ट और थर्ड भी हो सकती है। दोनों से किसी भी 2 स्टेटमेंट को लोगे x और y की वैल्यू तो आ ही जाएगी ना। तो यहाँ से मुझे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? E, any set of 2 statements. Clear with the 19th one? Everybody? चलिए 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20th क्वेश्चन was how many days does Kalu alone take to complete the work? कालू अकेले को काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है मुझे ये। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है राम एंड कालू को 6 डेज लगेंगे काम करने में। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है रामू एंड श्यामू को 5 डेज लगेंगे काम कंप्लीट करने में। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है रामू, श्यामू एंड कालू को जो है वो 37.5 डेज लगेंगे काम कंप्लीट करने में। राइट? अब यहाँ से देखिए मुझे किसका टाइम फाइंड आउट करना है? कालू का टाइम फाइंड करना है। तो बच्चे देखो यहाँ से देखते ही पता लग रहा है, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को लूँ, वर्क निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ से रामू प्लस श्यामू की एफिशिएंसी आएगी, यहाँ से रामू, श्यामू और कालू की एफिशिएंसी आएगी। इनकी जो एफिशिएंसी आएगी उसमें से इसकी एफिशिएंसी माइनस करें तो कालू की एफिशिएंसी आ जाएगी, और अगर कालू की एफिशिएंसी आ गई तो कालू का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या बनेगा? सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन करके बच्चा हमारा आंसर आ रहा है, which means B option is our answer. Clear everybody? I hope बच्चा 20 तक क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गए। यहाँ तक बच्चे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? Clear everybody? Right?
सभी को क्लियर है? सो बच्चे चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं 21 to 25 पे। 21 to 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो हमारे पास क्वेश्चन हैं डिस्कार्ड करना, कि अगर हम स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर दें तो उस केस में हमारे पास आंसर कैसे आएगा। अब इसमें भी अगेन मैं 21st क्वेश्चन पे कहूँगी, 22 to 25 आप लोग ट्राई करेंगे। 21st क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, नंबर ऑफ प्लास्टिक ब्लैक बॉल्स निकालनी है कितनी है, एंड स्टील ब्लू बॉल्स निकालनी है कितनी है। इनसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दो तरह की बॉल है, एक प्लास्टिक की एक स्टील की, और दो कलर्स हैं ब्लैक एंड ब्लू। यानी कि मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से मुझे ये पता लग रहा है टोटल टाइप ऑफ बॉल्स कितनी है। सेकंड स्टेटमेंट से पता लग रहा है स्टील ब्लैक बॉल्स जो है वो है 30 एंड प्लास्टिक ब्लू बॉल्स जो है वो है 50। थर्ड स्टेटमेंट से पता लग रहा है प्लास्टिक ब्लैक एंड प्लास्टिक ब्लू बॉल्स का जो रेशियो है वो है 7:5। अगर इन दोनों का रेशियो 7:5 है, ये 50 है तो ये 70 होगा, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है 180, 100, 150 तो ये 30, राइट। तो यहाँ से आंसर आ गया। अब आंसर आया कैसे, इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके। इनमें से कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी जिसको मैं छोड़ दूँ तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट को छोड़ा तो नंबर ऑफ बॉल्स भी पता लगेगी कि टोटल टाइप ऑफ बॉल्स कितनी है। सेकंड स्टेटमेंट से ये दोनों वैल्यूज पता लगी, थर्ड स्टेटमेंट से इसकी वैल्यू पता लगी, तभी इसकी वैल्यू आई। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ई ऑप्शन, नन कैन बी डिस्पेंस्ड विद। क्लियर? 21st क्लियर? नाउ 22nd क्वेश्चन, हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स। अब आपको 22 to 25 बच्चे खुद ट्राई करते हैं और फिर वहाँ पे आके आपको सॉल्यूशंस देखते हैं, राइट। सो 22 क्या है, हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड बाय सुरेश एंड रमेश इन द मैच। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रन स्कोर्ड बाय रमेश एंड सुरेश, इस रेशियो में 7:5। डिफरेंस जो है रमेश और सुरेश के रन्स में वो है 40। टोटल टीम का जो स्कोर है वो है 248। अब हमें सुरेश और रमेश के स्कोर निकालने हैं, तो बच्चा डायरेक्ट इन दोनों स्टेटमेंट से आ जाएंगे। टोटल टीम ने कितना स्कोर किया उससे मतलब ही नहीं है, तो दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करके आंसर आ रहा है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करके आंसर आ रहा है तो दैट मींस मैंने डिस्पेंस इसको किया, थर्ड को डिस्पेंस किया, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ओनली थर्ड। मैं थर्ड को डिस्पेंस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू ही करने हैं बच्चा। बट एक चीज देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट देखते ही पता लग रहा है तो ऑप्शंस में जाने की जरूरत क्या है। ऑप्शंस में तब चाहिए जब स्टेटमेंट देख के पता नहीं लग रहा है। जैसे इसमें भी ऑप्शन से स्टेटमेंट से पता लग गया था, इसमें भी, तो ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में बच्चे आपको कहा गया है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर n। n की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट, n इज डिवाइडेड बाय 9। अगर मैं n को 9 से डिवाइड करती हूँ तो उस केस में जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है, 1। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है n इज द स्क्वायर, n जो है वो स्क्वायर है प्राइम नंबर लेस देन 37। n इज द स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 37। थर्ड, if the digits at hundreds and hundreds place are interchanged then the number increases by 693। मतलब अगर कोई x y z है और कोई z y x है तो नंबर जो है वो इससे इंक्रीज हो जाता है 693 से। मतलब इनका जो डिफरेंस है दैट मींस z by x कर जाएगा, ऐसा होगा क्योंकि बड़ा वैल्यू है z by x माइनस x y z जो है इसके ऊपर होगा 693। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे अब इसमें देखिए, सबसे पहले ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। ए ऑप्शन को ओनली 1 को डिस्पेंस करना है। सेकंड स्टेटमेंट, n इज द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 37, और थर्ड स्टेटमेंट से पता लग रहा है नंबर 3 डिजिट है क्योंकि यूनिट और 100 प्लेस में इंटरचेंज किया गया है। प्राइम नंबर लेस देन 37 ये 2। अब 3 डिजिट से शुरू करते हैं, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर से 3 डिजिट शुरू होते हैं 100। 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 11, 13, 17, 19, then 23, then 29, 31, 37 से छोटा है। यही नंबर्स है जो 37 से छोटे प्राइम नंबर है जिनका स्क्वायर 3 डिजिट है। 11 स्क्वायर 121, 169,
289, 361, 31 का स्क्वायर हमारे पास होता है 900, 961, राइट। 29 का स्क्वायर होता है 841 एंड 23 का स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट कर लेंगे। 20 plus 3 square is 9 and then it comes out to be just give me a minute। 23 का स्क्वायर बचे यहाँ से आ जाएगा 529। I forgot the square। अब हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करके ये नंबर तो सेम रहेगा क्योंकि यूनिट्स और हंड्रेड के इसको इंटरचेंज करना है। ये आंसर नहीं हो सकता। 961, राइट। नंबर इंक्रीज होना चाहिए 693 से। 693 से नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। 289 का 982, अब 982 के केस में नंबर इंक्रीज होना चाहिए 693 से। सो ये नंबर इंक्रीज हो रहा है 693 से, मतलब दिस वुड बी द आंसर। अगर और कोई इसको जो है वो फॉलो नहीं करेगा तो यही हमारा आंसर होगा। इससे तो नंबर छोटा हो रहा है 163, इंक्रीज नहीं हो सकता। 925 ये इंक्रीज हो रहा है, बट क्या इसका डिफरेंस हमारे पास 693 नहीं है। 148 ये नंबर छोटा हो रहा है, 169 ये नंबर छोटा हो रहा है। तो दैट मीन्स यहीं से हमारा आंसर आ गया कि वो नंबर हमारे पास जो है वो क्या है 289। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ गया। इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट जो हम ट्राई कर सकते हैं वो नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर एवरीबॉडी? 23rd क्वेश्चन समझ में आया सभी को? आई होप बच्चा क्लियर होगा सभी को 23rd क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम चलते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड, पीएससी का क्वेश्चन है ये हमारे पास। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट द ट्रेन क्रॉसेस, ट्रेन की अपनी लेंथ एल वो क्रॉस कर रही है 240 मीटर लॉन्ग टनल को, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया ये कितने टाइम में, 28 सेकेंड्स में। सेकेंड स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 180। थर्ड इज द ट्रेन क्रॉसेस अनदर 195 मीटर लॉन्ग स्टेशनरी ट्रेन इन 25 सेकेंड्स। क्लियर बच्चे? ये समझ में आया सभी को? अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इन दोनों को एज्यूम करूँ, लेंथ पता लग गई, लेंथ पता लग गई तो डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, डिस्टेंस और टाइम आ गया तो स्पीड आ जाएगी। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करके, सेकंड एंड थर्ड को कंबाइन करके भी सेम एल की वैल्यू पता है, डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, स्पीड आ जाएगी। मतलब फर्स्ट सेकंड से भी आंसर आ रहा है, सेकंड थर्ड से भी आंसर आ रहा है। अब हम देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी, एल आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब तीनों स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, मतलब दोनों को चाहे फर्स्ट सेकंड ले लो, चाहे सेकंड थर्ड ले लो, चाहे फर्स्ट थर्ड ले लो। इसका मतलब है एनी वन ऑफ द थ्री कैन बी डिस्प्लेस्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, एनी वन ऑफ द थ्री कैन बी डिस्प्लेस्ड विद। डन एवरीबॉडी? द नेक्स्ट वन इज 25th क्वेश्चन। अगेन व्हाट इज द टू डिजिट नंबर। अब बच्चा ऑब्वियसली टू डिजिट नंबर कहा गया तो आपको पता ही है, इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। द नंबर इंटरचेंज बाय डिजिट्स, इंटरचेंज बाय डिजिट्स मतलब दिस is 6 less than double the original number। पहली इक्वेशन ये बनेगी। The digit in units place is twice the digit in tens place। Third, sum of the digits is 6। अगेन किसी भी दो स्टेटमेंट को यूज करो, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एनी वन ऑफ द थ्री कैन बी डिस्प्लेस्ड। क्लियर एवरीवन? आई होप बच्चा डेटा सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सभी को। अब इसके बेसिस पे दोनों वर्कशीट्स की होमवर्क से ट्राई करके एक ऑलराइट। थैंक यू सो मच क्लास।